गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका थर्ड पेपर है। पहले उसको शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे इसको हम थर्ड पेपर से शुरू करते हैं, फ्रॉम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पेपर। तो इस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, कुछ इनिशियल टर्म्स होंगी, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। पहले हम वो समझ लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट की जो सेल्स होती है दे आर टोटिपोटेंट इन नेचर, या हम ये कहें कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कोशिकाएं दे हैव द एबिलिटी, they are cell potency is actually, it refers to ability of stem cells, we can say, to differentiate into specialized cell types। मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी वो डिवाइड करके अलग अलग तरह की कोशिकाओं के अंदर, स्पेशल टाइप ऑफ कोशिकाओं के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकती है। ये प्लांट की जो सेल्स होती हैं, या एनिमल्स की भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है, उनकी एक ये एबिलिटी होती है, और इसी एबिलिटी को सेल्यूलर पोटेंसी भी कहते हैं। तो जो जिन सेल्स की पोटेंसी ज़्यादा होती हैं, वो सेल्स क्या होती है, या एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो सेल्स वो डिवाइड करके दे जनरेट मोर सेल्स, वो ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण करेगी एज़ कम्पेयर टू सेल्स जिनके की पोटेंसी लो होती है। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं, वो स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जो डिवाइड करती हैं, एंड दे डिवाइड इनटू मल्टीपल काइंड ऑफ अदर सेल्स। वो डिवाइड करके दूसरी तरह की कोशिकाओं के अंदर दूसरी तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती, खुद के जैसे ही नहीं, और दूसरे तरह की कोशिकाओं का, अलग अलग तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं स्टेम सेल्स। तो जो स्टेम सेल्स होती हैं, वो दीज स्टेम सेल्स दे आर फॉर्म, ये दे आर अबंडेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर ये अबंडेंट होती है, और फिर धीरे धीरे ये डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग टिश्यूज़ का निर्माण करती है। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर रोल इन डेवलपमेंट एंड जो टिश्यू वो बनाती हैं, उसके बेसिस पर ये स्टेम सेल्स जो होती हैं वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये स्टेम सेल्स जो होती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर पोटेंसी, उनकी पोटेंसी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स जो बनाती हैं, उसके बेसिस पर ये तीन तरह की होती है, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट। टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं, दे कैन डिवाइड इनटू ऑल सेल टाइप्स इन, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सभी तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, एंड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण भी कर देती हैं। वो जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, मतलब वो डिवाइड करके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाती हैं, एंड ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फिर अल्टीमेटली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती हैं। प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं, वो डिवाइड इनटू मोस्ट और ऑल सेल टाइप्स, करीब करीब सभी तरह की, करीब करीब सारी नहीं, करीब करीब सभी तरह की सेल टाइप्स ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली मेजॉरिटी सेल टाइप्स का निर्माण करती है, लेकिन ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। और मल्टीपोटेंट जो सेल्स होती हैं वो और ज़्यादा स्पेसिफाइड होती है, दे डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स इन अ फैमिली ऑफ रिलेटेड सेल्स। वो कुछ पर्टिकुलर फैमिली की सेल्स का ही निर्माण करती हैं, एंड वो इसलिए वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन की सेल्स का निर्माण करती हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का या सभी तरह की कोशिकाओं के अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाती। ठीक है। तो इस तरह से जो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं वो हमेशा प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। मैक्सिमम वो प्लूरिपोटेंट एंड टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। दे आर अबंडेंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और एनिमल्स के अंदर दे आर वेरी रेयर, क्योंकि प्लांट के अंदर तो अगर हम प्लांट की सेल्स को हम टोटिपोटेंट इसलिए कहते हैं कि प्लांट की हम किसी भी एक सिंगल सेल से हम कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्लांट हो। जबकि एनिमल्स के अंदर हम एक सिंगल सेल को लेकर के कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते।
इसलिए एनिमल सेल्स दे आर नॉट टोटीपोटेंट इन नेचर, और प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इस चार्ट के अंदर हम दिखा रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस बिटवीन टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट सेल्स के अंदर कहाँ कहाँ वो पाई जाती है और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ना ये चार्ट आप देखो, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है, जो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, स्टेम सेल्स पाई जाती है, दे आर टोटीपोटेंट इन नेचर। वो स्टेम सेल्स डिवाइड करके क्या करती है, प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का निर्माण करती है। ये प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो फिर क्या होती है, वो जर्म लेयर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है, डिवाइड करके 3 तरह की जर्म लेयर्स बनाती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म की जो सेल्स होती हैं स्टेम सेल्स, वो डिवाइड करके दीज स्टेम सेल्स जो होती हैं इनकी मेसोडर्म एंड इनकी दे आर मल्टीपोटेंट इन नेचर, मतलब वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ का ही निर्माण करती है। ये वाली कोशिकाएं डिवाइड करके, एंडोडर्म की जो सेल्स होती हैं स्टेम सेल्स, वो डिवाइड करके स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाएंगी। मेसोडर्म की जो सेल्स होती है वो डिवाइड करके स्पेसिफिक, मतलब मेसोडर्म वाली सेल्स एंडोडर्म के जो ऑर्गन्स है वो नहीं फॉर्म कर सकते हैं, एक्टोडर्म वाली सेल्स या एंडोडर्म वाली सेल्स मेसोडर्म सेल्स के द्वारा, सेल्स के डिवीजन से जो टिश्यूज़ एंड अल्टीमेटली जो ऑर्गन्स बनते हैं वो वाले नहीं बना सकते। दे आर ऑल स्पेसिफिक इन देयर नेचर। तो एंडोडर्म की जो स्टेम सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके लंग्स एंड पेनक्रियाज का फॉर्मेशन करती हैं। इसकी मेसोडर्म की सेल्स दे डिवाइड एंड दे फॉर्म हार्ट एंड ब्लड सेल्स, एंड एक्टोडर्म की सेल्स जैसा नाम बता रही है स्किन एंड न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करती है। तो ठीक है, ये तो कुछ बेसिक है, बिल्कुल इनिशियल टर्मिनोलॉजीज़ हैं या बेसिक्स हैं जो हमें आगे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काम में आएंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पेपर की हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा, कि क्या क्या प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे ओरिजिनेट हुआ एंड किस तरह से ये आगे बढ़ा, ये ब्रांच या ये फील्ड ऑफ साइंस कैसे आगे बढ़ी। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जो हम देखें तो इसकी जो रूट्स हैं वो सेल थ्योरी के अंदर पाई जाती हैं। सेल थ्योरी जो है वो 1838 के अंदर शील्डन एंड शिवान ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड ऑफ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच आर कॉल्ड सेल्स, एंड दीज सेल्स या सेल इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट जो होती है वो एक कोशिका होती है, और ये इसी सेल थ्योरी के बेसिस पर ही आगे प्लांट जो टिश्यू कल्चरिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आगे प्लांट टिश्यू कल्चर फील्ड का निर्माण किया। तो सबसे पहले इस फील्ड के अंदर जर्मन वैज्ञानिक ने काम किया। ही वॉज फिजियोलॉजिस्ट जी हाबरलैंड, एंड इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्टेड टू कल्चर सिंगल सेल ऑफ लीव्स इन नॉब्स सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कल्चर मीडिया बनाया था या सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कि जिसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको डाल के एक आर्टिफिशियल मीडिया बनाया जिसको उन्होंने नॉब सॉल्यूशन नाम दिया। और उस नॉब सॉल्यूशन के ऊपर उन्होंने हाबरलैंड के अंदर, हाबरलैंड ने सिंगल पैलिसेड सेल्स, पत्ती की सिंगल पैलिसेड सेल को कल्चर करने की कोशिश की। नॉब मीडिया के अंदर उन्होंने थोड़ा सुक्रोज डाला। सुक्रोज इज़ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। नॉब सॉल्यूशन के अंदर पहले सुक्रोज नहीं डालते थे, हाबरलैंड ने उसके अंदर सुक्रोज डाला, सुक्रोज विच इज़ कार्बोहाइड्रेट। नाउ तो जब इन्होंने ये डाला तो कुछ समय पश्चात व्हाट ही ऑब्जर्व की जो सेल्स थी वो कुछ समय तो अलाइव रही, फिर वो डेड हो गई। हाँ, जब तक वो जीवित थी तब तक वो सेल्स डिवाइड नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर स्टार्च का एक्यूमुलेशन हुआ, एंड उनके अंदर स्टार्च के एक्यूमुलेशन के हुआ प्लस उनकी जो साइज़ थी वो बड़ी हुई, लेकिन वो सेल्स दे डिड नॉट डिवाइड, वो उनके अंदर कोशिका विभाजन नहीं हुआ, एंड कुछ समय पश्चात वो कोशिकाएं मृत हो गई या मर गई। तो क्योंकि हाबरलैंड ने फर्स्ट स्टेप रखा था टिश्यू कल्चर फील्ड के अंदर, और उन्होंने सिंगल कोशिका के द्वारा प्लांट को डेवलप करने की कोशिश की थी,
क्योंकि प्लांट की सेल्स टोटीपोटेंट होती है, इसलिए उन्होंने कोशिश की थी, हालांकि वो फेल हुए, फिर भी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की थी इसलिए उनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। देन उसके बाद में 1904 के अंदर हेनिंग आए, उन्होंने एम्ब्रियोज को कल्चर किया, सेवरल क्रूसीफेरस स्पीशीज़ के एम्ब्रियोज को, लेकिन प्लांट डेवलप नहीं हुआ था। फिर कॉल्ट आए 1922 के अंदर, कॉल्ट एंड रॉबिन्स, उन्होंने दे सक्सेसफुली कल्चर्ड, उन्होंने रूट एंड शूट टिप का कल्चर किया था। फिर वेंट आए थे, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वेंट ने सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड IAA जिसको हम कहते हैं उसकी डिस्कवरी की। फिर वाइट ने एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम बनाया जिसको वाइट्स मीडियम के नाम से जाते हैं और जानते हैं, और ये वाइट जो मीडियम है ये रूट की ग्रोथ के अंदर बहुत मदद करता है। आज भी ये काफ़ी सक्सेसफुल ये वाइट्स मीडियम है। ये वाइट मीडियम उन्होंने बनाया एंड ही सेड कि विटामिन बी इज़ अ ग्रोथ सप्लीमेंट। उन्होंने उस मीडियम के अंदर विटामिन बी को डाला और प्लांट को ग्रो करने की टिश्यू रूट टिप से मीडिया फॉर टोमेटो रूट टिप को उस पर कल्चर किया उन्होंने। देन गॉथरेट आए 1939 के अंदर। फिर गॉथरेट, वाइट एंड नोबेकॉट के अंदर उन्होंने एंडलेस प्लोरिफरेशन ऑफ कैलस, उन्होंने कैलस कल्चर किया फॉर द फर्स्ट टाइम। कैलस क्या होता है? कैलस इज नथिंग, मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि फिर आगे डिफ्रेंशिएट करके कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करती है, आइदर थ्रू सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या किसी भी तरीके से वो कैलस की सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करके। आगे वी विल स्टडी कि कैसे कैलस की सेल से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट होता है। देन 1941 के अंदर ओवरबीक आए, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने कोकोनट मिल्क को मीडिया के अंदर डाला और ही सेड कि कोकोनट मिल्क से दतुरा के अंदर उन्होंने सेल डिवीजन को इंड्यूस किया एंड ही सेड कि कोकोनट मिल्क से सेल डिवीजन होता है। देन बॉल रेस्ड होल प्लांट्स ऑफ ल्यूपिनस बाय शूट टिप कल्चर किया और ल्यूपिनस के पूरे प्लांट्स को रेज किया आर्टिफिशियल मीडिया में। देन मुएर फर्स्ट टू ब्रेक कैलस टिश्यूज इनटू सिंगल सेल्स। फिर इसके बाद में स्कूग एंड मिलर आए, वो दे डिस्कवर्ड काइनेटिन एज सेल डिवीजन हार्मोन। फिर उसके बाद में स्कूग एंड मिलर ने दे गेव द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल। उन्होंने कहा कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के रेशियो से हम ऑर्गन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। देन रेनर्ट एंड स्टीवर्ट आए, उन्होंने सेल सस्पेंशन ऑफ, उन्होंने दे जनरेटेड एम्ब्रियोज फ्रॉम कैलस क्लम्प्स एंड सेल सस्पेंशन ऑफ कैरेट के द्वारा। फिर कॉकिंग आए। देन उसके बाद में इस तरह से कई साइंटिस्ट आए इंडिया के अंदर। 1960 के अंदर कांता एंड महेश्वरी दे डेवलप टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक्निक, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किया। देन 1962 के अंदर फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया जब मुरशिगे एंड स्कूग नामक दो वैज्ञानिकों ने एक कल्चर मीडिया डेवलप किया विच वॉज वेरी सक्सेसफुल। आज की तारीख में भी वो बहुत सक्सेसफुल है और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो हम रेज करते हैं वो MS मीडिया के ऊपर ही रेज करते हैं, मुरशिगे एंड स्कूग्स मीडियम के ऊपर ही हम प्लांट्स को रेज करते हैं। इसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन मतलब हाई कंसनट्रेशन सॉल्ट्स काम में लिए जाते हैं। देन 1964 के अंदर अगेन दो इंडियन वैज्ञानिक गुहा एंड महेश्वरी ने दे रेज्ड हैप्लॉइड प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम पोलन कल्चर ऑफ धतूरा, पोलन ग्रेन्स ऑफ धतूरा के एंथर कल्चर किया उन्होंने, धतूरा के एंथर्स को लिया, वहाँ से पोलन निकाले, उनका आर्टिफिशियल कल्चर किया एंड कंप्लीट प्लांट्स धतूरा के उन्होंने इन विट्रो रेज किए। देन 1966 के अंदर स्टीवर्ड आए, उन्होंने कैरेट प्लांट्स दे रीजनरेटेड कैरेट प्लांट्स। देन 1970 के अंदर पावर एटॉल दे सक्सेसफुली रीजनरेटेड। इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने ये सारे वैज्ञानिक हैं, ये इन्होंने इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स रखे टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री के अंदर एंड इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स दिए जिससे कि टिश्यू कल्चर की फील्ड आगे बढ़ी। ठीक है, तो आज तक हम रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती, आज तक हम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइंस। इसके द्वारा हम आर्टिफिशियल प्लांट्स को रेज करते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है, हम आर्टिफिशियल सीड्स बनाते हैं, कई चीज़ें करते हैं, प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करके हम कंप्लीट प्लांट्स को रेज किया है। तो इस तरह से ये प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री है जिसके द्वारा कि प्लांट टिश्यू कल्चर की फील्ड आगे
डेवलप हुई। ठीक है।